नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभिषेक चौहान। स्वागत है आपका IDRGS अकेडमी पर। आइए डेली 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम में देखते हैं आज की महत्वपूर्ण गतिविधियां। राइट्स लिमिटेड हाल ही में चर्चा में है। रेल मंत्रालय की ये क्या है? एक CPSE है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है। और इसे नवरत्न का दर्जा हाल ही में दिया गया है, जिसके कारण नवरत्नों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 16। अभी तक 15 थी और अब हो गई है 16। किसी PSU को, ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स अंडर टेकिंग जो कंपनीज होती हैं, केवल उन्हीं को नवरत्न की कैटेगरी में रखा जाता है, प्राइवेट या निजी क्षेत्र की कंपनीज को नहीं। तो PSUs को नवरत्न की स्थिति पाने के लिए कुछ मानदंड स्थापित किए गए कि क्यों कोई कंपनी नवरत्न बन जाती है, मिनी रत्न बनती है, महारत्न बनती है, ठीक है। 3 कैटेगरी है, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। महारत्न सबसे टॉप कैटेगरी है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा निवेशों में निवेश के मामलों में मैक्सिमम स्वतंत्रता खुद दे दी गई है। नवरत्न को स्वतंत्रता थोड़ी कम है और मिनी रत्न को उससे कम, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये कौन से ऐसे मानदंड पूरे करने पड़ते हैं कि किसी कंपनी को नवरत्न की कैटेगरी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर नवरत्न है हमारी चर्चा के विषय में राइट्स लिमिटेड। तो नवरत्न की कैटेगरी हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी कंपनी नवरत्न तभी बनेगी जब वो मिनी रत्न 1 अनुसूची A की कंपनी हो, ठीक है। ये कैटेगरी पहली फुलफिल होनी चाहिए कि मिनी रत्न उसे होना ही होना होगा। और मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरी हैं, उसमें से अनुसूची A की कंपनी होनी चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है कि भारत सरकार के साथ, ठीक है, MOU में उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग उसे मिलनी चाहिए, ठीक है। उत्कृष्ट, जब भी MOU आप सुनते हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें ये कैटेगराइजेशन भी होता है, उत्कृष्ट या बहुत अच्छी। या तो उत्कृष्ट हो, और अगर उत्कृष्ट नहीं है तो बहुत अच्छी, ये कैटेगरी उसे हासिल होनी चाहिए। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका वित्तीय मानदंड। वित्तीय मानदंड कुछ पूरे करने चाहिए उसे, और वो देख लेते हैं आप। जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसे जनरली लोग भूल जाते हैं। तो 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ, ठीक है, क्या होना चाहिए? 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट होना चाहिए लगातार 3 सालों में 5,000 का, ठीक है। पहली कंडीशन, ये वित्तीय मानदंड है, 3 मानदंड है, ABC के अंतर्गत रखा है मैंने। B, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य, ठीक है। नेट वैल्यू जो होनी चाहिए एवरेज, वो 3 सालों के लिए कितनी होनी चाहिए? 15,000 करोड़ से अधिक। तीसरी कैटेगरी क्या है? 25,000 करोड़ का औसत वार्षिक कारोबार, ठीक है। जो टर्नओवर है, वार्षिक कारोबार, वो 3 सालों के लिए कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़। तो आप यहाँ याद रखिए, 5,000 करोड़, 15,000 करोड़ और 25,000 करोड़। इधर आपने ये याद रख लिए। 3 साल कॉमन है इसमें, सब में 3 साल आप याद रख लीजिए, ठीक है। 5,000 जो सबसे कम है वो नेट प्रॉफिट हो गया, जो बीच वाला हो गया वैल्यू हो गई। और टर्नओवर, आप जानते हैं किसी कंपनी की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? टर्नओवर होती है। तो आप जान जाएंगे कि 25,000 अपने आप ही टर्नओवर होगा, ठीक है। तो ये याद करने का एक तरीका हो गया, जिसके द्वारा आप आसानी से याद कर सकते हैं। 5,000 करोड़, 15,000 करोड़ एंड 25,000 करोड़ आपको याद रखना है। 3 साल कॉमन है इसमें, और जो सबसे कम है उसे प्रॉफिट में रख दीजिए, जो सबसे ज़्यादा है उसे टर्नओवर में, और जो बचा है वो आपका नेट वैल्यू हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं। विश्व मानक दिवस, ठीक है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, ठीक है। इसे देख लेते हैं। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है ये, 14 अक्टूबर को। और इसका उद्देश्य क्या है? कंज्यूमर्स, रेगुलेटर्स और इंडस्ट्रीज़ के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के बारे में जागरूकता प्रदान करना। दिवस का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? जागरूकता पैदा करना, बस। और चूंकि ये मानक दिवस है, स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, तो उपभोक्ताओं के बीच, कंज्यूमर के बीच, नियामकों के बीच जो उसे रेगुलेट करते हैं कि ये सपोज़ कीजिए आप कोई चीज़ लेते हैं एज ए कंज्यूमर, तो आप भरोसा करते हैं कि 1 किलो का मतलब 1 किलो ही है। तो कौन रेगुलेट करता है? नियामक करता है। और इस भरोसे को कायम करने के लिए साथ में उद्योगों के साथ मिलकर इस महत्व को बढ़ाता है, ठीक है। तो विश्व मानक दिवस आपका हो गया 14 अक्टूबर, इसे आप याद रखिए, 14 अक्टूबर। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पूछा जाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आवृत्ति बढ़ रही है, जिस तरह से चरम जलवायविक दशाएं पैदा हो रही हैं, ठीक है, तो ऐसे वातावरण में ऐसे सवालों की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसे आप याद रखिए, DDR, ठीक है। और 13 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? जोखिम के प्रति जागरूकता बढ़ाओ। जैसे दिवस है तो जागरूकता आ गया, और चूंकि ये रिलेटेड है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से, तो जोखिम के प्रति आपका
जागरूकता को बढ़ाने से संबंधित है, ठीक है। और साथ ही आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना, आपदा कम से कम हो, ऐसी संस्कृति वैश्विक स्तर पर पैदा हो, इसका प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नीरज चोपड़ा बहुत ही सुर्खियों में इस समय है, और इस समय क्या लगातार उनका परफॉर्मेंस वैश्विक स्तर पर इतना शानदार रहा है कि वो चर्चा में बने रहने के काबिल भी हैं। हाल ही में लॉरियस एम्बेसडर बनाया गया। नीरज चोपड़ा की अगर हालिया उपलब्धि देख लें तो एशियन गेम्स में अभी हाल ही में उनको जेवलिन थ्रोवर हैं, वो भाला फेंकते हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड मिला, ओलंपिक में गोल्ड मिला, और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है। तो इतनी शानदार उपलब्धियों के साथ जहाँ वो दुनिया में शीर्ष पर हैं, चर्चा में बने रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो चर्चा क्या है इस समय? चर्चा में लॉरियस एम्बेसडर के रूप में इन्हें चुना गया है, ठीक है। लॉरियस है क्या वास्तव में? बहुत बार आप चर्चा में देखेंगे लॉरियस अवार्ड, लॉरियस ये, ठीक है। तो लॉरियस है एक वैश्विक स्तर की खेल आधारित चैरिटी है, ठीक है, चैरिटी है ये, जिसका मुख्य मिशन है युवाओं के जीवन को बेहतर बनाना, युवा वर्ग के जीवन को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। यही कारण कि ये स्पोर्ट्स से ज़्यादा जुड़ी रहती है, जिसमें शक्ति आधारित प्रदर्शन शामिल होते हैं। लॉरियस की कुछ पहले हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन सी। स्पोर्ट फॉर गुड प्रोग्राम, वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, और वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी, और एम्बेसडर प्रोग्राम, ठीक है। इसकी कुछ पहले हैं, ठीक है, इनिशिएटिव्स, ठीक है। पहले का मतलब क्या है? इनिशिएटिव्स। और नीरज चोपड़ा एम्बेसडर बनाए गए हैं, और उन्होंने समर्थन किसको दिया? स्पोर्ट्स फॉर गुड प्रोग्राम को। इसमें से जो कई पहले हैं उसमें उन्होंने पहली वाली को महत्व दिया, वो समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है अपने इस एम्बेसडर उसके साथ, उपाधि के साथ। क्लियर? स्पोर्ट्स फॉर गुड प्रोग्राम। आगे चलते हैं। सरस्वती सम्मान बहुत ही पूछे जाते हैं। इनकी विजेता हैं श्रीमती शिवशंकरी, ठीक है, तमिलियन लेखिका हैं, और इनकी रचना जिसको मिला हुआ है सरस्वती सम्मान रचना को मिलता है, किसको मिलता है हम अभी बताते हैं। सूर्य वामसम रचना है इनकी, आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा है सूर्य वामसम श्रीमती शिवशंकरी की। इसको सरस्वती सम्मान के लिए योग्य पाया गया है। सरस्वती सम्मान के अंतर्गत कुछ देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वो है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है, पहली बात। दूसरी, पिछले 10 वर्षों में संविधान की अनुसूची 8 में शामिल किसी भी भाषा में प्रकाशित लिटरेचर के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो पिछले 10 साल पहली कैटेगरी। साथ ही संविधान, ऐसा नहीं कि किसी भी भाषा में मिलेगा, संविधान में अनुसूची शेड्यूल 8 में 22 भाषाएं वर्णित, कितनी? 22। इन 22 भाषाओं में आपकी भाषा, आपका साहित्य या जो आपने रचना लिखी है वो होनी चाहिए, ठीक है। श्रीमती शिवशंकरी की एक महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही फेमस है, इसे भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि बुक्स पूछी जाती है। वो है आपकी निट इंडिया थ्रू लिटरेचर, ठीक है, निट इंडिया थ्रू लिटरेचर। क्लियर? ये इनकी रचना है। INS सागर ध्वनि, ठीक है, हाल ही में चर्चा में है। INS सागर ध्वनि देख लेते हैं क्या है। समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है, ठीक है, समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है, और सागर मैत्री मिशन 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात 3 मिशन जा चुके हैं पहले भी पूर्व में। तो सागर मैत्री मिशन 4 में INS सागर ध्वनि ने पार्टिसिपेट किया है या इसमें भाग ले रहे हैं। सागर मैत्री पहल आपकी DRDO की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। किसकी है? DRDO की है। और इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी घटनाएं बिना उद्देश्य के नहीं होती हैं, कोई भी ऐसी योजनाएं बिना उसके नहीं होती उद्देश्य के। तो हिंद महासागर रिम देशों के, जो हिंद महासागर के तटवर्ती देश हैं, उनके बीच घनिष्ठ आर्थिक सामाजिक सहयोग स्थापित करना, ठीक है, इसको बढ़ावा देना पहला हो गया। दूसरा, समुद्री अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी बातचीत को बढ़ाना है। इन देशों के बीच जो मरीन संबंधी रिसर्च है, ठीक है, समुद्री विज्ञान संबंधी रिसर्च है, उसको बढ़ावा देना है। साथ ही साथ इनके साथ सामाजिक आर्थिक संबंधों को, घनिष्ठ सहयोग में क्या है आपका? सामाजिक और आर्थिक, और वैज्ञानिक आपका ये जो मिशन है वैज्ञानिक उसको रिप्रेजेंट ही करता है। मैत्री को देख लेते हैं, मैत्री है क्या? मैत्री का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, मरीन एंड एलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव। क्लियर? मरीन एंड अलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव, ये हो गया आपका मैत्री, MAITRI, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं गोवा काजू हाल ही में चर्चा में, इसको GI टैग दिया गया है, ठीक है। GI टैग बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, GI टैग बड़े महत्वपूर्ण है। GI टैग क्यों दिए जाते हैं ये भी आपको
पता होना चाहिए। तो जीआई टैग किसे दिया गया? गोवा के काजू को। काजू भारत में बहुत कई स्थलों पर कई राज्यों में पैदा होता है। गोवा काजू को जीआई टैग देने का तात्पर्य है कि गोवा के गोवा के काजू की स्थानीयता को, इसकी विशिष्टता को संरक्षित करना है। ठीक है, तो यह गोवा काजू को विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादन होने वाले विशेष उत्पादों के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, एक तो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र हो गया गोवा, दूसरा विशेष उत्पादन को स्थापित करता है। गोवा में काजू क्यों फेमस है? काजू 16वीं शताब्दी में, काजू भारत की प्रजाति नहीं है, इसे गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो गोवा काजू अपनी खास विशेषताएं रखता है, लेकिन हाल ही के दौर उसमें देखा गया है कि बहुत सा ऐसा नकली प्रोडक्ट जो गोवा काजू के नाम से बेचा जा रहा है, उसकी शिकायतें मिली। तो जीआई टैग के साथ, जब जीआई टैग के साथ गोवा काजू जुड़ जाता है तो एक तो विश्वसनीयता बढ़ती है। ठीक है, इसकी पहचान स्थापित होती है और खासकर विदेशी मार्केट में एक क्रेडिट बढ़ती है, जिसके द्वारा इसकी बिक्री संभव होती है, जिसके द्वारा इसकी पहचान स्थापित होती है। ठीक है, विश्वसनीयता बढ़ाता है। जीआई टैग सरकार के द्वारा चूंकि दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका ज़्यादा महत्व है। ठीक है, निर्यात को जो है बढ़ाता है। कार्तियायनी अम्मा हाल ही में चर्चा में है और बहुत महान शख्सियत के रूप में है कार्तियायनी अम्मा। आइए देखते हैं। 101 साल की थी, हाल ही में इनका निधन हुआ है। केरल राज्य साक्षरता मिशन के तहत 96 वर्ष की उम्र में सबसे उम्रदराज स्टूडेंट बनी है, शिक्षार्थी बनकर इतिहास रच दिया था। ठीक है, और केरल की एक योजना है अक्षर लक्ष्यम परीक्षा। ठीक है, ये क्या है? साक्षरता मिशन है, वयस्कों को संदर्भित है, जो लोग एज्ड लोग हैं उनको संबोधित करता है। अक्षर लक्ष्यम ये परीक्षा जो इनका साक्षरता प्रोग्राम है, उस परीक्षा में टॉपर भी रहे हैं। ठीक है, 96 ईयर में कार्तियायनी अम्मा एग्जाम में न केवल अपीयर होती हैं बल्कि टॉप भी करती हैं। और इस लिटरेसी परीक्षा में कितना मिलता है इनको? 98 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 98 मार्क्स अर्जित करती हैं कार्तियायनी अम्मा। इन सब मामलों के कारण कार्तियायनी अम्मा की प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ी हुई थी। नारी शक्ति पुरस्कार 2000 में इनको भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया। ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार। इस वर्ष गणतंत्र, जो अभी हाल में ही गणतंत्र आयोजित हुआ, उसमें कर्तव्य पथ पर केरल की झांकी में उनकी मूर्ति का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो कार्तियायनी अम्मा एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रह जाता। आगे चलते हैं। अहेल्प। ठीक है, अहेल्प क्या है? स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट। ठीक है, स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट। आगे देख लेते हैं क्या है इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा। ठीक है, पशुपालन और डेयरी विभाग, यहाँ ध्यान में रखिए, भारत सरकार द्वारा झारखंड में अहेल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ऐसा पहली बार नहीं, और झारखंड में शुभारंभ हुआ है, इसलिए चर्चा में। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पहले से चालू है, बिहार में चालू है, जम्मू कश्मीर में चालू है। ठीक है, ऐसे बहुत से राज्यों में ये एक्टिव है इस समय अहेल्प कार्यक्रम। झारखंड में हाल ही में शुरू हुआ है, इसलिए चर्चा में आ गया। अहेल्प का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। क्लियर? कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में। ठीक है, एक्रेडिटेड एजेंट क्या है? आपकी मान्यता प्राप्त एजेंट है ये। और इसमें किसे चुना गया है? महिलाओं को शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना। एजेंट, ये एजेंट क्या है? पशुधन बीमा, रोग नियंत्रण और पशुओं की टैगिंग के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। क्लियर? तो हाल ही में झारखंड में चर्चा में हुआ। ठीक है, और महिलाओं को इसमें एजेंट बनाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। श्रेष्ठ योजना भी हाल ही में चर्चा में। स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरिया। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। फुल फॉर्म पे ध्यान दे दीजिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया। ये किसको डेडिकेटेड है? अनुसूचित जाति एससी के छात्रों की उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यहाँ पर याद रखिए, एससी के लिए है, ये एसटी के लिए नहीं है। ठीक है, मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन में अगर एसटी दे देगी, जनरली एससी और एसटी साथ में रखा जाता है, तो इसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ये एससी को समर्पित है, एससी शेड्यूल कास्ट को। तो ये रही आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। मिलते हैं हम अगले सेशन में,
थैंक यू वेरी मच।